हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों के समक्ष ये पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। यानी कहा जा रहा है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है आनंद के कुमार स्वामी दिया है, बी नंबर दिया है राय कृष्णदास दिया है और यहाँ पे सी नंबर दिया है डॉक्टर मोतीचंद दिया है, डी नंबर दिया है WG ऑर्थर दिया है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए, यानी राजपूत पेंटिंग के लेखक जो है ना आनंद के कुमार स्वामी है। ठीक है जी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोक कला का संबंध है, लोक कला का संबंध किससे है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है क्षेत्रीय कला से, ऑप्शन बी दिया है चित्रकला से, ऑप्शन सी दिया है आधुनिक कला से और ऑप्शन डी जो दिया है प्राग ऐतिहासिक कला से है। ठीक है जी। तो लोक कला का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय कला से क्या है संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है कि ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, यानी ज्यामितीय डिजाइन किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है ज्यामितीय आकारों को, ऑप्शन बी दिया है ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को, ऑप्शन सी दिया है वर्ग में बनी डिजाइन को और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी ये तीनों में से कोई तो आंसर होगा ना जी। ज्यामितीय डिजाइन हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एपड़ का संबंध किस राज्य से है, एपड़ का संबंध किस राज्य से है। तो पहले एपड़ का मतलब समझिए होता क्या है। तो देखिए एपड़ का मतलब होता है रंगोली का एक शैली होता है। ठीक है जी। और ये एपड़ जो है ना रंगोली शैली जो है ना कहाँ प्रसिद्ध है, तो उत्तराखंड में है। ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी एपड़ का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड से है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है, तो इसका ऑप्शन ए में दिया है 22, ऑप्शन बी दिया है 13, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है 9 दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या जो होती है ना वह 22 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला नंबर फिर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा था, अब ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, यानी हिंदुस्तानी संगीत में जो है ना टोटल कितने स्वर होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है 12, ऑप्शन बी दिया है आपका 8 दिया है और ऑप्शन सी दिया है 7 और ऑप्शन डी जो दिया है 11 है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी हिंदुस्तानी संगीत में जो है ना कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 12 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है, यानी चार ताल का प्रयोग जो है ना किस गायकी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है धमार, ऑप्शन बी में दिया है तराना, ऑप्शन सी दिया है ध्रुपद और ऑप्शन डी जो दिया है आपका ख्याल दिया है। तो चार ताल का जो प्रयोग है ना हम लोग ध्रुपद में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है। देखिए समझिए क्वेश्चन को, ये ऑप्शन बाई क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है जी। और इन 4 ऑप्शनों में से हमें ढूंढना है कि तबला वादक नहीं है यहाँ पे। तो पंडित किशन महाराज की हम लोग बात करें तो ये भी तबला वादक है, जाकिर हुसैन की बात करें तो ये भी क्या है, तबला वादक है। रामदास शर्मा की बात करें तो ये कवि हो गए और अहमद जान थिर कवा की बात करें तो ये भी क्या है दोस्तों, तबला वादक है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है, तो रामदास शर्मा क्या है दोस्तों, तबला वादक नहीं है। तो ये क्या है, एक कवि है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ।
ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है बॉम्बे, ऑप्शन सी दिया है कोलकाता, ऑप्शन डी जो दिया है मद्रास दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन। अब चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय संविधान कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय संविधान कब अपनाया गया था? तो इसमें जो है ना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और 26 जनवरी 1950 में लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये है कि 26 नवंबर, ठीक है जी, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अपना लिया गया था। ठीक, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान को अपनाया गया। ठीक है, लागू हुआ। तो आंशिक रूप से जो है ना 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया गया था? भारतीय संविधान को अपना लिया गया था। ठीक, तो अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से कहेगा तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? एकीकृत कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि एक करने में। तो एक समय क्या था, हमारा भारत जो है ना क्या था कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और वो टुकड़ों का मालिक कौन था? यानी किसके अधीन था? तो राजाओं का अधीन था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है क्या किए थे कि सभी राज्यों को, यानी भारत के सभी राज्यों को एकत्रित करने का कार्य किया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है।